नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इसी के साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आप मार्केट में नए हैं और सीखना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं हमारे नए चैनल से, जो कि हमने हाल फिलहाल में बनाया है और उसके ऊपर हमने 16 वीडियोस को पोस्ट किया है। जो भी इन 16 वीडियोस को देख लेगा वो मार्केट में काफ़ी अच्छी नॉलेज जो है वो गेन कर लेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, तो इसके ऊपर सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं एरकॉन स्टॉक के बारे में। दोस्तों ये स्टॉक 246.75 रुपये के करीब नियर अराउंड ट्रेड कर रहा है और रेलवे सेक्टर की ये कंपनी है, आप सबको पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए समझते हैं इस स्टॉक को कि आखिर इस स्टॉक में करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रमोटर की होल्डिंग को देखेंगे। ध्यान रखिए सरकारी कंपनी है तो जो प्रमोटर है वो आपको हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही दिखेगा, रेलवे सेक्टर में होना चाहिए। तो ध्यान रखिए इसकी जो प्रमोटर है वो कौन है, रेलवे सेक्टर ही रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इसी के साथ इसमें इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा हमारे लिए कि एफआईस कितने इसके ऊपर तेजी दिखा रहे हैं, डीआईस कितनी तेजी दिखा रहे हैं, ये दो फैक्टर होंगे। और इसी के साथ हम म्यूचुअल फंड को भी समझेंगे कि वो कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब इसका प्रमोटर है ना तो उसको बना ही रहना पड़ेगा। वो ज़्यादातर इतनी जल्दी बेचते नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब ये बेचने के बाद किसने खरीदा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें मेरा ऐसा मानना है कि प्रमोटर की होल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो सरकारी कंपनी है, तो आपको देखने को मिलेगा कि सरकार इतनी जल्दी बेचती नहीं है, ठीक है। अब बात आती है एफआईस। तो एफआईस इसके अंदर कितने इंटरेस्टेड हैं, ध्यान रखना। एफआईस आप लोग ध्यान से देखिए 4% के करीब करीब इसके अंदर माल लेके बैठे हैं, यानी कि एफआईस की स्टडी के अंदर ये स्टॉक आता है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद होता है डीआईस। अब जिनको नहीं पता है एफआईस डीआईस क्या होते हैं, एफआईस होते हैं फॉरेनर जो होते हैं ना, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब फॉरेन के लोग आप कह सकते हो। बड़े बड़े ये इंस्टीट्यूट ही होते हैं, इनके पास मतलब फंड बहुत ज़्यादा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, रिसर्च करके आते हैं फॉरेन के, ठीक है। डीआईस होते हैं हमारे डोमेस्टिक प्लेयर, इंडिया के ही अंदर की आप ये कह सकते हो। तो इनकी होल्डिंग भी 1% है, तो यानी कि इसको जो बड़ा पैसा होल्ड कर रहा है वो 5% के करीब है। अब इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का डेटा आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड 0.48 के करीब है। तो आप कह सकते हो 5.5% पैसा इसमें किसका लगा हुआ है, 5.5% के करीब इसमें पैसा लगा है बड़े प्लेयर का। बाकी जो पैसा है प्रमोटर का कितना है, प्रमोटर का आप लोग देख ही चुके हो 65% के करीब है। तो वैसे भी प्रमोटर जो है 75% के ऊपर जा नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 65 + 5 आप कह सकते हो कि 70% पैसा जो है वो बड़े प्लेयर्स का है, आप कह सकते हो, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चलो प्रमोटर को भी तो आप लेके चलोगे। उसके बाद आती है बात पब्लिक की। तो पब्लिक यहाँ पे लेके बैठी है 29.59% का। इसका मतलब प्रमोटर ने जो माल बेचा था वो किसने खरीदा, वो पब्लिक ने खरीदा। भैया पब्लिक में भी बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो उनकी होल्डिंग हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पब्लिक में हम लोग देख रहे हैं कि पब्लिक में कोई ज़्यादा बड़ा प्लेयर है नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही है, 1% से ज़्यादा लेके बैठी है। तो आप ये कह सकते हो कि इस स्टॉक में 6.5% के करीब करीब ही बड़ा प्लेयर बैठा है, बाकी पैसा प्रमोटर प्लस पब्लिक का लगा हुआ है। बट ध्यान रखो पब्लिक के पास ज़्यादा स्टॉक नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये रेलवे का स्टॉक है तो बजट तक आपको इसमें रैली देखने को मिलती रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हमें प्राइस के नीचे नहीं भागना है, हमें देखना है पैसा किसका लगा है। तो दोस्तों एज पर शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरा ऐसा मानना है कि अगर आने वाले समय में प्रमोटर थोड़ी और होल्डिंग बेचे या फिर पब्लिक से छीनकर माल डीआईस और एफआईस के पास जाए तो हमारे लिए आने वाला समय अच्छा होगा। अभी के हिसाब से हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एफआईस डीआईस हैं, बट इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है स्टॉक के अंदर, क्योंकि सारा माल तकरीबन पब्लिक के पास है और प्रमोटर के पास है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ प्रमोटर अगर बेचता है या पब्लिक बेचती है, डीआईस खरीदते हैं। अब यार इंपॉर्टेंट पता क्या था, इंपॉर्टेंट ये था कि प्रमोटर ने जो 5% के करीब आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 भी नहीं यार मैं कहूँगा 7-8% के करीब माल जो बेचा, अगर वो माल कहीं ना कहीं एफआईस थोड़ा सा खरीद लेते, एफआईस ने देखो कितना खरीदा, सिर्फ एक आप कह सकते हो 0.10
0.10% के करीब खरीदा। DIs ने कितना खरीदा आप लोग देख सकते हो, पहले आधे थे तो आधे % के करीब आप कह सकते हो, 0.70 आप कह सकते हो उन्होंने खरीदा। तो कुल मिला के 1% माल भी जो है वो बड़े प्लेयर ने नहीं खरीदा। सब माल तो किसने खरीद लिया, यहाँ पे पब्लिक ने। तो पब्लिक किसी स्टॉक को इतनी जल्दी चला नहीं सकती। पब्लिक में भी बड़े प्लेयर होते हैं, अगर मैं वो भी देखूं तो पब्लिक में जो माल है आप लोग देख सकते हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पास 1% है। मैं मान लेता हूँ 1% इन्होंने उठाया होगा, लेकिन फिर भी पीछे जो हमारा 6% के करीब माल बच रहा है वो किसने उठाया है, यानी कि छोटे छोटे प्लेयर्स ने ही उठाया है ना, उन्हीं को माल चेपा गया है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इतना संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन कहूंगा कि ओके है, क्योंकि कहीं ना कहीं यार ये लोग भी थोड़ा बहुत माल तो लेके बैठे हुए हैं। हो सकता है इनको मिला ही नहीं हो, पब्लिक ही पड़ गई हो एकदम से, इन्होंने खरीदना नहीं। आने वाले समय में हो सकता है नीचे की तरफ लेके आए स्टॉक को, पब्लिक से माल छीना जाए और ये लोग खरीदना शुरू कर दे। तो ध्यान रखिए, इस चीज पे हमेशा नजर रखा करिए, FIs और DIs। और इसी के साथ देखो म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते थे, लेकिन म्यूचुअल फंड ने भी कुछ ज्यादा खरीदा नहीं। हाँ, इसमें एक चीज ये भी हो सकती है, जिस तरह से ये स्टॉक अभी रॉकेट बना हुआ है आप सबको पता होगा, तो हो सकता है अभी अभी ही इसके अंदर ये बड़े प्लेयर्स ने एंट्री मारी हो। ये जो 4% आप देख रहे हो सकता है भैया अभी इन्होंने खरीदना शुरू किया हो, पहले बेच दिया होगा। जैसे कि आप FIs का देख भी सकते हो, स्टार्टिंग से खरीद रहे थे 5%, पिछले दिसंबर 22 जून 23 तक खरीद रहे थे, उसके बाद बेचा भी है इन्होंने थोड़ा, तो आगे जाके हो सकता है फिर खरीदना शुरू कर दे। तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैंने अपना रिव्यू दे दिया कैसा है। अब बात करते हैं थोड़े से इसके फंडामेंटल के ऊपर। तो ध्यान रखिए, फंडामेंटल्स की हम शुरुआत करते हैं एक रेवेन्यू से। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू एक ऐसा पैसा है, आप ये कह सकते हो इनकी लेनदारी देनदारी कितनी हुई, टर्नओवर जिसे आप कहते हो, सेल्स जिसे आप कहते हो, ये वो। तो अगर आप इसका रेवेन्यू देखते हो तो आपको दिख रहा है, हमेशा जब भी देखना है कंसोलिडेशन के बेसिस पे देखना है। तो हम अगर इसे देखते हैं तो रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। ध्यान रखना, रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। बट एक चीज यहां पे ध्यान रखो, इनका रेवेन्यू देखो कितना रेवेन्यू है, 10,000 करोड़ के करीब रेवेन्यू हो चुका है। नेट प्रॉफिट देख रहे हो, तो यानी कि नेट प्रॉफिट 7% है, यानी कि 100 रुपया लगाने के बाद इनको 7 रुपये मिल रहे हैं। तो ये मैं बिल्कुल छोटी सी फिगर बता रहा हूँ, ये करोड़ों की बात है। तो मैंने सिंपल सा आपको बताया है कि 100 रुपया ये कमा रहे हैं, लगा रहे हैं, और उसके बदले इनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7 रुपये, सारा खर्चा करने के बाद। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इस परसेंटेज के हिसाब से। बाकी इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो कर्जा तकरीबन ना के बराबर है, ना के बराबर 0.29 है। ध्यान रखो, जब भी डेब्ट टू इक्विटी की रेशो 1% से ज्यादा हो जाए ना, तब दिक्कत क्रिएट करती है, वो रिस्क वाली कंपनी हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कर्जे में बहुत ज़्यादा डूबी होती है। तो कर्जे में ये कंपनी नहीं डूबी हुई है, ये प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसको पैसा आ कहाँ से रहा है, और एनुअल बेसिस पे देखेंगे। दोस्तों अभी तक आप ध्यान रखना, मार्च 23 में इन्होंने 10,000 की सेल कर दी हुई है, 10,000 करोड़ की, ध्यान रखिएगा। और ये जो सेल है ये इंक्रीज हो रही है, आपको देखने को मिला। अदर इनकम भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे सेल से ही सारा पैसा आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये रही टोटल इनकम। अब इसके अलावा आप लोग देख सकते हो, इन्होंने जो कर्जा लिया हुआ है थोड़ा, उसके ऊपर शायद ये इंटरेस्ट वगैरह भी देते हैं, उसके बाद टैक्स भी देते हैं। तो यानी कि टैक्स इनका अच्छा खासा यहाँ पर निकल कर आ रहा है, खर्चा आप देख सकते हो अच्छा खासा हो रहा है। तो ये एंड में आके 733 करोड़ जो आपको पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम चलेंगे इसकी बैलेंस शीट के ऊपर सीधा। बैलेंस शीट को भी हमेशा जब भी देखना है कंसोलिडेशन, तो चलिए कंसोलिडेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसका पूरा का पूरा, इसके पास कितना पैसा है, कितनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप बने रहिए। इसी के साथ एक चीज़ आप लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो और शेयर करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हो। ध्यान रखना, बांटोगे तभी मिलने वाला है कुछ, बिना बांटे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो किसी ने शेयर की होगी, यूट्यूब ने पहुँचाई, किसी न किसी तरह से पहुँची ना। अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो आगे मिलेंगी। आपको लगता है नहीं है वीडियो किसी के काम की, मत शेयर करो, आप नहीं लगाओ अपने स्टेटस, लेकिन अच्छी लगती है ना तो शेयर ज़रूर करा करो। कहीं ना कहीं हमारी भी मेहनत होती है, हमारे भी दिल में होता है कि यार कोई हमारी जैसी वीडियो भी शेयर करे, गाने बजाने वाली, एंटरटेनमेंट वाली तो करती है, लेकिन जो हम मदद के लिए किसी का वीडियो बनाते हैं वो भी तो शेयर होना चाहिए ना यार। तो प्लीज़ अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा इस वीडियो को और लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया आपके पास एक्स्ट्रा पैसा जो आप रख रहे हो कि कल को अनसर्टेनिटी कुछ भी हो जाए तो मैं यूज़ करूँगा। आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है
है ये पैसा, ये बात ध्यान रखिए और बहुत अच्छी बात है। इक्विटी शेयर कैपिटल 188 करोड़ की है, ये 94 हुआ करती थी, बढ़ा दिया। तो जब भी ऐसा करती है ना कंपनी, तो ये कंपनी मुझे ना अच्छी नहीं लगती सच बोलूँ, लेकिन यार टाइम के साथ आप कह सकते हो कि कैपिटल बढ़ानी ही पड़ती है अपने ज़्यादा शेयर होल्डर्स लाने के लिए। तो ये होता है अपनी प्रॉपर्टी में ज़्यादा हिस्सेदार बना लेना, अपने बिजनेस में ज़्यादा हिस्सेदारी दे देना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस कंपनी के ऊपर 1440 करोड़ की क्या है, देनदारी है। ये एक लोन है जो लेके रखा है। ये लोन जो है ये आप देख सकते हो, पहले 1845 का था, फिर 312, 1304 और 1440, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। अब यही है जो इनको टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। कहीं आने वाले समय में अगर यहाँ पे डी ग्रोथ होती है, ये इसको ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके यहाँ आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन ले लें चलेगा, लॉन्ग टर्म के लोन के ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिस वजह से शायद इनका प्रॉफिट और भी कम हो जाता है। तो ध्यान रखिए, वैसे तो पैसा इनके पास खुला पड़ा है, लेकिन फिर भी लोन लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो ये एक इनका कर्जा है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है। अब इसी के साथ देखिए ट्रेड पेएबल, कंपनी ने ये पैसा देना है। ये कंपनी ने बिजनेस ले लिया है, प्रोडक्ट ले लिया है लोगों से जिससे भी ये माल लेते हैं, अब ये पैसा इन्होंने देना है। अदर करंट लाइबिलिटी है, इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। मैं आता हूँ सीधा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे, और ये है वो है इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट 99 करोड़ की हुई है। इन्वेंट्री देखिए 211 करोड़ की है। ट्रेड रिसीवेबल, अगर वहाँ पे 803 करोड़ के करीब इन्होंने पैसा देना है, तो इनके पास पैसा आना भी है 863 करोड़ का, यानी कि ये इन्होंने बिजनेस वगैरह दे दिया हुआ है, अब इनको ये पैसा आना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए भैया 5122 करोड़ का, 5500 का हुआ करता था, थोड़ा यूज़ किया है कहीं ना कहीं। पहले देखिए 3000, 2600, 3400, ये तो हमें ये क्या दिख रहा है, ग्रोथ में ही है। तो ये बहुत अच्छा एक कैश इनके पास पड़ा हुआ है जो आने वाले टाइम में सर्वाइव कर सकते हैं। दोस्तों एज पर बैलेंस शीट मैं कैश रिच कंपनी बोलना चाहूँगा, क्योंकि अच्छा खासा आप देख सकते हो यार, 5000 करोड़ यहाँ पड़े हैं, 5000 करोड़ वहाँ पड़े हैं, 10,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 188 की है। अमीर है कंपनी भैया, कैश रिच कंपनी है। बिजनेस के ऊपर थोड़ा फोकस करे, थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ाए, क्योंकि इनको जो खर्चा है वो बड़ा ज़्यादा है। ध्यान रखिए, खर्चे को कम करेगी तो बहुत अच्छी बात है। शायद उसी वजह से इसमें ज़्यादा बड़े प्लेयर हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी कंपनी अगर बैलेंस शीट के हिसाब से देखो तो कैश रिच कंपनी है, अच्छा खासा कैश होल्ड करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं सीधा टेक्निकल के ऊपर। दोस्तों टेक्निकल पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, फिर से हमारा मनी मेकर चैनल है, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। जिन्होंने नहीं फॉलो किया, टेक्निकल सीखने के लिए 16 वीडियोस हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। इसी के साथ एक चीज़ और बता दूं, अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो ना, मेरी पोजीशन के साथ, मैं किस स्टॉक को ले रहा हूँ, किस स्टॉक को बेच रहा हूँ, उसे देखना चाहते हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एनालिस्ट साजन, इसे स्कैन कर लेना। अगर अभी तक वीडियो में बने हो तो ज्वाइन कर लेना। देखो मैंने स्टार्टिंग में इसकी प्रमोशन नहीं की, क्योंकि मेरा कोई पेड चीज़ है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है। तो आ जाना, मुझे जेन्युइन लोग चाहिए सीखने वाले, तो यहाँ पे आके आप लोग मेरी पोजीशंस देख सकते हो, ठीक है। स्कैन कर लेना इसे आराम से। अब आ जाते हैं टेक्निकल के ऊपर। दोस्तों एज पर टेक्निकल ध्यान रखना, इस कंपनी ने नियर अराउंड यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सालों तक इसने एक कंसोलिडेशन किया। 1520 दिन है, ध्यान रखना 1520 दिन है, 365 दिन होते हैं एक साल के 365 दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा। 365 इंटू अगर आप लोग 4 करोगे तो नियर अराउंड 1460, यानी कि वहीं आप कह सकते हो कि 4 साल के करीब इन्होंने कंसोलिडेशन की, और उसके बाद ये कंपनी चलना शुरू हुई, और चलना शुरू हुई थी नवंबर मंथ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नवंबर मंथ में ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद जब ये कंपनी चलना शुरू हुई तो इस कंपनी ने एक रिटर्न दिया 1 नवंबर तक, यानी कि इस नवंबर 2023 तक जो इसने रिटर्न दे दिया था वो नियर अराउंड 152%। आप नीचे डेट्स देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर डेट देखिएगा आप लोग, तो नीचे की तरफ डेट देखोगे तो 1 नवंबर 2023 तक 155 के करीब इन्होंने रिटर्न दिया। ध्यान रखिए 155% का रिटर्न दिया था एक ब्रेकआउट के बाद। ध्यान रखना 1 साल का रिटर्न इनका कितना रहा, 155% का। अब ध्यान रखना, जब भी कोई कंपनी किसी एक कंसोलिडेशन, किसी एक रेंज, किसी एक ब्रेकआउट से चलती है ना, जितना समय उसने लिया होता है ना एक कंसोलिडेशन में, तकरीबन उससे हाफ समय में ही वो कोशिश करती है एक अच्छा गेन करने का। तो
तो दोस्तों अगर एक साल में ये 155% आपको दे सकती है, तो यानी कि नवंबर 2024 तक अगर इसने सेम ट्रेंड पकड़ा रखा, तो कम से कम इस कंपनी में जो टारगेट है, अगर हम दोबारा 155% यहीं से ले लें, इसी नवंबर से, 2023 वाले नवंबर से हम ले गए, तो भैया आपका एक टारगेट निकल के आता है 555 का। वैसे तो मैं बोलना चाहूँगा इसका टारगेट बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मैं एक ऐसी ही प्रिडिक्शन लेके चलूँ इसके बेसिस पे, तो कम से कम इसको 555 जाना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 2024 में ही आपको वो टारगेट दे, ध्यान रखिएगा। दिस इज एजम्पशन, ये एक एजम्पशन है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म का यूनिकॉर्न है, हमने बैलेंस शीट के अंदर देखा है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईस और इसके अंदर आए, इसके अंदर डीआईस और भर भर के जोली लें। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब आप लोगों को पब्लिक माल बेचती हुई निकलेगी। तो आपको ध्यान रखना है पब्लिक से माल कैसे छीना जाएगा, कैसे इसको 555 तक लाया जाएगा। अब इस चीज को ध्यान से समझना जो इंपॉर्टेंट है, और अगर अच्छा लगे ना लाइक जरूर करना। देखो पब्लिक को डराया जाता है, और पब्लिक कब डरती है? जब स्टॉक गिरता है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक कंसोलिडेशन दोबारा बनेगी। अब वो कंसोलिडेशन हो सकता है 2 महीने की हो, 3 महीने की हो। उस कंसोलिडेशन में हो सकता है जानबूझ के आपको 20% नीचे की तरफ लाया जाए, ध्यान रखना। इसमें जो सबसे अच्छा एक प्राइस है, ध्यान रखना, सबसे अच्छा आप बोलोगे कोई प्राइस निकल कर आता है, तो भैया वो तो रहेगा 48 से 43 का, जो कि आने को रहा। अब जरूरी नहीं है ये वहां तक आए, क्योंकि बड़ी दूर हो चुका है वो प्राइस। लेकिन बीच में कुछ स्टेशंस हैं, कुछ लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 77, 140, 173, ये कुछ ऐसे लेवल हैं। इन लेवल्स पे आता है तो हमें इसमें एवरेज करनी है, जिन्होंने ऊपर की तरफ अगर कोई फंसा है, ट्रैप किया है, ध्यान रखना। 173 भी एक अच्छा लेवल रहेगा जहां पे हमें इसे खरीदना चाहिए, एवरेज करनी चाहिए। देखिए ऐसा हो सकता है, आपने देखा होगा वेदांता का स्टॉक कितनी ऊपर गया था, क्या उसके बाद वो नीचे नहीं आया? आया ना, गिरा ना, फिर चलना शुरू हुआ, फिर गिरा, फिर चलना शुरू हुआ। रिलायंस क्या नीचे नहीं आता कभी? क्या आता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज नीचे आती हैं। तो आपको एक स्टेशंस का इंतजार होना चाहिए। जानबूझ के एफआईस अगर 173 तक इसे लेके आते हैं तो आपको खरीदना है, आपको पकड़ना है 173 पे। वो और डराने के लिए 140 लाते हैं, हम दोबारा एवरेज कर लेंगे। वो और डराने के लिए 77 लाते हैं, हम ले लेंगे। डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमें पता है हम ऐसे घोड़े की पीठ पे सवार हैं जो घोड़ा बहुत दौड़ने वाला है, जिसमें बहुत दम है, जो अभी मचरा हुआ है कि भैया मैंने दौड़ना है, मैंने चलना है, मैं यूनिकॉर्न हूं, मुझे पकड़ लो, ठीक है ना। बट आप पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि अभी वो दौड़ रहा है। जब वो रुकेगा, वो ठहरेगा, आपको पता है अभी ये पानी पीने के लिए रुका है, तो आपको उस टाइम पकड़ना है। अब वो पानी पीने का समय कौन सा रहता है, कौन सा एक पीरियड रहता है? तो हमारे लिए वो टाइम रहता है 20 पीरियड मूविंग एवरेज। अगर वीकली बेसिस पे कोई भी स्टॉक, ध्यान रखना, अपनी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आता है यहां पर, या तो अब ये इसके पास जाएगी या इसके पास ये आएगा, और वो लेवल होता है बाइंग का। ध्यान रखो, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ वीकली बेसिस, 20 पीरियड के थोड़ा सा करीब आया, निकल गया। फिर से एक कंसोलिडेशन हुआ, बिल्कुल 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश की हुई, फिर 20 पीरियड यहाँ पे बनी, इसके पास आने की कोशिश हुई, फिर भाग गया। अब ये दोबारा कभी ना कभी इसको टच करने जरूर आएगा। जिस दिन भी ये टच करने आएगा, हमें पता है हम अच्छे लेवल को खरीद रहे हैं, हम अच्छी चीज को खरीद रहे हैं। अब उस अच्छी चीज को कंफर्म करने के लिए आप ध्यान रखोगे कि क्या एफआईस भी आ रहे हैं, क्या डीआईस भी आ रहे हैं, ध्यान रखोगे क्या म्यूचुअल फंड भी खरीद रहे हैं। अगर वो खरीद रहे हैं, देखो अगर उन्होंने ऊपर के लेवल पे खरीदा है, वो लेकर आए हैं, तो आप क्यों डरते हो? आप तो उसके साथ चल रहे हो, आप जहाज के साथ चल रहे हो ना। तो घबराना नहीं है किसी चीज को देख के। घबराते वो हैं जिनको हिस्ट्री नहीं पता है, रिपीट क्या होने वाला है वो नहीं पता। जब आपको पता है ना कि पीछे थाली में बहुत अच्छी चीज पड़ी है, खाली ऊपर उसके ट्रांसपेरेंट शीट दिखाई हुई है, शीशा लगा दिया, आपको नीचे नहीं दिख रहा है, तो वो डरना नहीं होता। हमें पता है इसकी रियलिटी क्या है, हम चलेंगे, हम एफआईस पे ध्यान रखेंगे, हम डीआईस पे ध्यान रखेंगे, और देखेंगे क्या नीचे गिरने पे वो लोग और अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो भैया हम भी जंप करके आ जाएंगे, हम भी पकड़ लेंगे। हमारे लिए रहेगा जब ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आए, एफआईस क्या कर रहे हैं हमें तो पता ही है, डीआईस क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके ऊपर। हमें पता चला कि भैया इसके पास खरीद रहे हैं, यहां से मूव कर रहा है, कोई भी रिवर्सल आ रहा है, हम पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अब रिवर्सल कैसे फाइंड करें भैया, उसके लिए मैं आपको यही बोल सकता हूं
कि आपको आना पड़ेगा मनी मेकर के ऊपर, सीखना पड़ेगा। चीज़ों को सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आओ और सीखो, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। तो आपको 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगानी है। ये बुलिंगर बैंड है, ये बुलिंगर बैंड मैंने टूल लगाया है, कैसे लगाते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है मनी मेकर के ऊपर, आप देख सकते हो। ये रहा वो वीडियो, इसके अंदर उसे देख लेना, ये वीडियो इसके अंदर सिखाया गया है, ठीक है, कैसे वीकली बेसिस पे हम एंट्री लेते हैं। तो ध्यान रखो हमारे लिए स्टेशन कौन सा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज, हम वहां खरीदने की कोशिश करें। अभी हाल फिलहाल इस लेवल पे क्या करें, यहां से भाग जाएगा, क्या होगा? देखो जब भी कोई स्टॉक अच्छा होता है, फंडामेंटली अच्छा होता है, तो जरूरी नहीं है दोस्तों वो भागता जाए भागता जाए। देखो एफआईस को भी पैसा कमाना है, डीआईस को भी पैसा कमाना है ना, तो ये लोग भी बैठे हैं, म्यूचुअल फंड भी बैठे हैं, तो इसको कभी ना कहीं नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी एंट्री जो है वो लेनी है, वो भी वेट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जब तक वो नहीं आएंगे तब तक स्टॉक इतनी जल्दी और ऊपर नहीं भागेगा, हो सकता है यहाँ से भाग जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जिस लेवल पे है, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, एफआईस ने भी अभी खरीदा हुआ है, डीआईएस ने भी खरीदा है, उनका एवरेज प्राइस भी कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ तो होगा ही, तो उनके साथ बने रहने के लिए अभी हम 20% खरीद लेंगे। 20% का मतलब ये है कि अगर हम इस स्टॉक में 1 लाख लगाना चाहते थे, 1 लाख लगाना चाहते थे, तो अभी हम 20,000 का माल खरीद लेंगे, बाकी वेट करेंगे नीचे की तरफ 173 पे आएगा तो क्या करेंगे, 20,000 का और खरीद लेंगे, 140 पे आएगा 20,000 का और खरीद लेंगे, 77 पे आएगा 20,000 का और खरीद लेंगे, बस। उसके बाद वेट करेंगे जब तक हमारे एवरेज प्राइस के ऊपर अच्छे से सस्टेन ना करे, हम और माल नहीं खरीदेंगे। हमें पता है फंडामेंटली अच्छा है, बड़े प्लेयर ऐसे ही करते हैं, इसी तरह हम बाइंग करते हैं, जब चलेगा फिर उसके बाद हम और बाइंग करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या रहता है, हमारा एवरेज प्राइस नीचे आ जाता है। देखो बेकार स्टॉक में एवरेज करने का कोई फायदा ही नहीं है। जिसका फंडामेंटल आपको पता है, चीजें आपको पता है, जिसकी रियलिटी पता है, नींव पता है, उसमें एवरेज करने में डरना नहीं चाहिए। आप अकेले नहीं हो इसके अंदर म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर एफआईस है, इसके अंदर डीआईस है, इसके अंदर प्रमोटर है, आप अकेले नहीं बैठे हो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप इनके साथ जा रहे हो, जब इनके साथ जाना है फिर घबराना नहीं है, फिर एवरेज करना सीखनी है। हाँ, एवरेज करते करते भी कभी स्टॉक टाइम ले लेता है, बहुत स्टॉक टाइम लेते हैं। आप सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक देखिए, कितने लोगों ने लिया होगा स्टॉक को, कितने लोगों ने इसको लेके रखा होगा, लेकिन कितना समय लगा, बहुत समय लगा स्टॉक को चलने में, है ना। हो सकता है ये भी समय ले ले। अभी मैंने कहा 2024 में ये जाना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, 555 तक। ज़रूरी नहीं है, आप अगले 5 साल का इसमें बना के रखिए कि भैया मैं अगले 5 साल तक इस स्टॉक में बाइंग करूंगा। क्या करोगे, आप प्लान बना लो, मैं 5 सालों तक इस स्टॉक में बाइंग करूंगा, बस मेरे लेवल पे आ जाए तो आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हो सकता है यहीं से ऊपर चला जाए, तो 20% जो आपने लिया होगा वो आपको कभी रिग्रेट नहीं होने देगा कि मैं इसको ले नहीं सका। हाँ, इतना रहेगा, थोड़ा लिया था कोई बात नहीं। कभी कभी बताऊं, थोड़ा भी बहुत पैसा दे, कभी कभी हम ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ भी नहीं रिटर्न मिलता है, हम कहते हैं यार ये थोड़े से स्टॉक लिए थे, यही पैसा देंगे। बड़ी बार आपके साथ ऐसा होगा, और ऐसा होता है क्योंकि जो अच्छे स्टॉक होते हैं जब वो भागना शुरू होते हैं हम नहीं ले पाते हैं, हम डरते हैं और वहीं चलते जाते हैं। तो इसीलिए 20% अगर कोई स्टॉक अच्छा है तो ले लेना चाहिए, बाकी वेट करना चाहिए अपने प्राइस का। अपना प्राइस तो भैया 48-53 है, आने से रहा, आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े स्टॉक हैं जो 70% गिर सकते हैं, हो सकता है कहीं क्रैश आ जाए या कुछ भी हो जाए, उस केस में ये गिर जाए तो आप उस टाइम ले लीजिएगा। तो ये मार्केट है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पे भी बहुत सारी लर्निंग है, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाते हैं तो बेसिक टू हीरो वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है आप उसे सीख सकते हैं, आप प्राइस एक्शन सीख सकते हैं, आप RSI सीख सकते हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। बहुत सारी लर्निंग्स इसके अंदर भी हमने दी हुई हैं, आप ज़रूर इन्हें फॉलो करके भी सीख सकते हैं। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना